हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 3 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 9 जुलाई। तो आज की वर्कशीट में क्या करेंगे हम? आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण, हल और ग्राफिक निर्देशन। तो ये आपकी बुक का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 है, शायद दो चर वाला रैखिक समीकरण। पहले एक बार जान लें कि ये रैखिक समीकरण होता क्या है और दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, देखो दो चर से तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, जिसमें दो चर हो, कोई से भी हो सकते हैं, एक्स वाई ए बी सी डी, कोई से भी, बस होने दो चर चाहिए। ठीक है, अब बात आती है रैखिक समीकरण क्या है। तो रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि वो एक समीकरण, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक उदाहरण लूँ, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो आप देख लो कि इसकी जो घात है, इस चर की घात वो 1 है और इस चर की घात भी 1 है। तो रैखिक समीकरण वही समीकरण है जिसमें उसमें जो भी घात होगी, ठीक है, वो 1 हो, चर की जो घात हो वो 1 हो। तो अगर दो चर हैं तो रैखिक समीकरण दो चर वाला हो जाएगा, एक चर होगा तो एक चर वाला होगा, पर घात हमेशा 1 होनी चाहिए, उसे ही हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है ग्राफ पर एक बिंदु दर्शाने के लिए मूल बिंदु को केंद्र माने और एक्स अक्ष पर एक्स का मान लिखें, फिर वाई अक्ष पर वाई का मान देखें, इन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु ही अपेक्षित बिंदु है। तो देखो अब आपसे कह रहा है कि अगर आपको ग्राफ पे कोई भी बिंदु दिखानी है तो आप क्या करोगे, एक आप एक्स अक्ष बनाओगे, एक वाई अक्ष बनाओगे। एक्स अक्ष पे एक्स अक्ष के जो मान है वो रखोगे, वाई अक्ष अक्ष पे जो वाई अक्ष के मान है वो रखोगे। ठीक है, और जो ये बीच वाली है ये आपकी मूल बिंदु होती है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों से जो आपने एक्स और वाई अक्ष बनाया, इसी से ही आप ग्राफ पे बिंदु को दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो देख के ही पता चल रहा है अब तो आपको कि आज की वर्कशीट में आपको ग्राफ की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो क्वेश्चन ग्राफ के है ना वो आपको ग्राफ पेपर पे ही करने हैं, कॉपी में नहीं बनाने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला उदाहरण में आपसे क्या कह रहा है, निम्न ग्राफ को ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो यहाँ पर आपको एक ग्राफ बना के दे रखा है, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है और कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसके उत्तर देने हैं। ऐसा कोई मुश्किल वाले प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। जैसे कि देखो फर्स्ट में आपसे कह रहा है ए के निर्देशांक, तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये रहा ए। ठीक है, इसके निर्देशांक लिखने, सबसे पहली बात, निर्देशांक लिखते कैसे हैं? देखो निर्देशांक में हमेशा पहले x का मान लिखते हैं और उसके बाद y का मान लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी आप x और y का मान दोनों का एक साथ लिखोगे तो वो बन जाएगा आपका एक निर्देशांक। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, तो अगर आप देखो तो ये जो x है ये 2 है और जो यहाँ पर y देखो तो y आपके पास 3 है। तो निर्देशांक लिखोगे कैसे, a का 2 और 3, 2,3। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड वाले में d के निर्देशांक बताने हैं। तो डी पॉइंट अगर मैं देखूं ना तो मुझको यहाँ दिख रहा है, ये एक्स अक्ष के ऊपर है। तो जब एक्स अक्ष के ऊपर बिंदु होती है तो इसका मतलब जो वाई के निर्देशांक है ना वो 0 है। ठीक है, वाई उस टाइम पे वहां पर 0 है। तो एक्स यहाँ पर -3 मुझे दिख रहा है, तो वाई कितना है, 0। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष के ऊपर है। अब बात आती है, अगर ये वाई अक्ष के ऊपर होता तो फिर एक्स का मान 0 होता और वाई का कितना हो जाता, -3 हो जाता। ठीक है ना। थर्ड में आपसे कह रहे हैं -1 और 2 के प्रतिशत बिंदु। अब इस बार आपको निर्देशांक पहले से ही दिया है और बिंदु आपको बतानी है। तो देखो -1 और 2 है, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगी, ये दूसरे चतुर्थांश में होगा, क्योंकि x का मान वहीं पर ही माइनस का होता है। तो ये दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, अब -1 और 2 ये रहा, ये ना -1 और 2, तो ये कौन सा है, f बिंदु पे है। ठीक है, अब कह रहा है निर्देशांक 3 और -3 वाला बिंदु, फिर वही एक निर्देशांक दे दिया और बिंदु आपको बताना है। तो 3 और -3, तो यहाँ पर y के मान जो है वो माइनस में है, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, ये होगा आपके पास चौथे चतुर्थांश में। उसमें x का मान प्लस का होता है और y का क्या होता है, माइनस का होता है। तो यहाँ पर दो दे रखे हैं, तो -3 वाला और 3 वाला ना ये है, ये रहा, तो ये आ गया जी बिंदु। ठीक है, तो पहले दो में आपको निर्देशांक निकालने थे, दूसरे दो में आपको निर्देशांक दे रखे थे। ठीक है, और बिंदु बतानी थी। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ये आपको यहाँ पर पूरा एक वो बना के दे रखा है ग्राफ। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा चतुर्थांश है। पहले चतुर्थांश में y और x ये दोनों ही प्लस के होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में x जो है, देखो ये रहा, ये माइनस का, और y जो है वो क्या होता है, प्लस का होता है। तो y का मान प्लस का और x का मान माइनस का होता है।
तीसरे चतुर्थांश में अगर आप देखो तो x भी माइनस का और y भी माइनस का, तो इसमें दोनों के मान माइनस के, ठीक है। चौथे चतुर्थांश में अगर आप देखो तो y जो है वो तो माइनस का है, लेकिन x जो है वो प्लस का है। और हमेशा याद रखना x का पहले वाला मान होता है और y का दूसरे वाला मान होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे कह रहा है एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, तो बहुत सारे हल हो सकते हैं एक रैखिक समीकरण के। आप कोई भी एक समीकरण ले लो, जैसे भी मैंने एक समीकरण आपके पास यहाँ पर ली थी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो आप इसमें x के कोई सा भी मान रख लो, y का एक कोई मान निकल के आएगा। फिर आप x का कोई एक और मान रखो, फिर एक y का और मान निकल के आएगा। या फिर ऐसा करो, कुछ x के मान आप रखो और कुछ x के मान मैं रखती हूँ, तो कुछ y के मान आपके पास निकल के आएंगे, कुछ y के मान मेरे पास निकल के आएंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई और भी x के मान रखता है तो y के मान निकल जाएंगे, या फिर आप y का मान रखो तो x का मान निकल जाएगा। तो ऐसे तो सबके दिमाग में अलग अलग होंगे ना, कि मैं x का मान 1 रखती हूँ, आप सोच रहे होंगे x का मान 2 रखने की, कोई और सोच रहा होगा 3 रखने की, है ना। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो रैखिक समीकरण होती है उसके अनेक हल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे उदाहरण में आपसे क्या कह रहा है, बिंदु ए बी सी डी ई इनके निर्देशांक दे रखे हैं और इनको आपको ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो हम इसी ग्राफ में समझ लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन हमें खुद से करने हैं ना, उसमें भी हमें ग्राफ बनाने को दिया है, तो वहां पर मैं आपको एक बार अच्छे से बनाना सिखा दूंगी कि ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आपको पता है, पहले एक एक्स अक्ष बनाओगे, एक वाई अक्ष बनाओगे आप, ठीक है। बीच वाला जो मूल बिंदु है वो बना दोगे। उसके बाद यहाँ पर संख्या लिख दोगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पर लिख दोगे 1 2 3 4 5। इधर पे आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस वाली संख्याएं लिखोगे, ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है। अब देखो पहला है 3 और 1, तो x का मान 3 और y का मान क्या है -1, तो 3 ये रहा, ठीक है। x का मान कितना है 3 और y का मान है -1, 5 -1 ये रहा, तो ये आपका बन गया एक, ठीक है। ए वाला, बी वाला है -5 और 0, तो देखो यहाँ y का मान 0 है, तो इसका मतलब जो ये -5 है ये x अक्ष पे होगा, तो ये रहा -5 और x अक्ष पे, यहीं पर ही आपने b लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है c का मान 3 और 4.5। 4.5 का मतलब पता है क्या है, 4 और 5 के बीच में जो लाइन होती है ना, थोड़ी बड़ी सी लाइन होती है वो, ठीक है। तो देखो 4.5 और 3 है, तो यहाँ से अगर मैं 3 गिनूं, x कहाँ पर है मेरा 3 ये रहा, और ये रहा मेरा 4.5, ठीक है। ये रही मेरी बिंदु। उसी तरीके से d है -1 और 6, तो x का मान ये रहा -1 और d का मान, y का मान ये रहा मेरा 6। आप पेंसिल और स्केल से बनाइएगा ताकि आपकी ये सीधी लाइन बने, ठीक है। उसके बाद e का मान है -2.5 और 1.5, फिर वही 2.5 है तो 2 और 3 के बीच में होगा, 1.5 है तो 1 और 2 के बीच में होगा, जो वो बड़ी सी लाइन होती है वो। तो कहाँ पर आएगा ये, दोनों नहीं, हाँ दोनों ही माइनस के हैं, तो तीसरे चतुर्थांश में आएगा, तो ये रहा, क्लियर है। तो आपको पहले ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई अक्ष बनाने हैं, उसके बाद आपको ये सारे अंक लिखने हैं और उसके बाद दिखाने हैं इसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया हुआ है। अब हमें बताया है, मान लीजिए ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं, ए और बी दोनों शून्य नहीं है, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी को दो चर में एक रैखिक समीकरण कहा जाता है। देखो यहाँ पर आपसे पता है क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि अभी मैंने आपको रैखिक समीकरण बताया था एक उदाहरण लेके, ठीक है। तो अगर हम इसकी एक जनरल फॉर्म की बात करें कि रैखिक समीकरण होती किस रूप में है, तो वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस रूप में, जिसमें ए बी सी ये तीनों ही आपकी वास्तविक संख्या है। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, वो क्या, कि जो ए और बी है ना, वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती, मतलब कि वो कभी भी जीरो नहीं होंगी। हाँ सी जो है, जो आपका चर है, वो शून्य हो सकता है, सी आपका अचर है, वो शून्य हो सकता है, लेकिन ए और बी कभी भी शून्य नहीं होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यहाँ दो चर हैं, कौन कौन से, एक x और एक y, क्योंकि a और b तो आपकी वास्तविक संख्या है, और जो c है ना, वो आपके पास क्या है, एक अचर है, जो कि जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब आपको देखो उदाहरण से बता रखा है, एक रैखिक समीकरण आपको यहाँ पर दे दी है, 4x यहाँ लिख देती हूँ मैं, -2y इज इक्वल टू -5। इसमें आपसे कह रहा है x और y के गुणांक लिखो और समीकरण का अचर लिखो। तो गुणांक मतलब क्या है, x के साथ जो लिखा हुआ है वो, उस पद में x के साथ जो लिखा है, तो आप देखो यहाँ x के साथ 4 लिखा है,
तो x का गुणांक हो जाएगा 4 और यहाँ पर y के साथ -2 लिखा है। कई बार हम यही गलती कर देते हैं, सीधा 2 लिख देते हैं, नहीं, जो साइन है वो भी आपको लेना है। तो y के साथ क्या लिखा है, -2, तो y का गुणांक हो जाएगा -2, ठीक है। और एक अचर भी पूछा है, तो अचर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा आपके पास -5, खाली 5 नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो अब आपको पता चल गया कि रैखिक समीकरण किस रूप की होती है, ax प्लस by इजिकल टू सी, जिसमें a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं, जहां पर a और b जो है वो जीरो नहीं हो सकती हैं, और जो x और y है वो मेरे चर हैं दो, और जो c है वो क्या है मेरे पास यहाँ पर अचर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, अब आपसे कह रहा है एक बिंदु जिसका x निर्देशांक और y निर्देशांक समीकरण ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी को संतुष्ट करता है, समीकरण का हल कहलाता है। देखो आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, अब आपको ये तो पता चल गया कि रैखिक समीकरण कैसे होती है। ठीक है, अब अगर रैखिक समीकरण में दो आपके पास चर है x और y, तो उन दोनों का कुछ ना कुछ मान तो होगा। तो अगर आपको एक्स और वाई का मान दे रखा है और एक समीकरण दे रखी है, आपसे पूछ रहा है क्या ये एक्स और वाई जो है ये एक समीकरण के हल है या नहीं है। हल का मतलब पता है क्या है, आप क्या करो, उस एक्स और वाई के मान को ना उस समीकरण के अंदर रख दो। अगर रखने के बाद आपकी जो LHS है वो RHS के बराबर आ रही है, मतलब कि दोनों जो आपके पास साइड है वो बराबर आ रही है, तो वो उनका हल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम्पल से बताती हूँ। यहाँ पर ये उदाहरण देखो, आपको यहाँ पर दे रखा है, पता लगाए कि 0 और -1/2 समीकरण 3x - 2y इजिकल टू 1 का हल है या नहीं है। तो आपको एक समीकरण दे रखी है, इसको ना यहाँ पर करते हैं, हम खुद से करते हैं ताकि पता चले, तो मैं हटा देती हूँ। देखो आपको दे रखा था 3x - 2y इजिकल टू 1, तो x की जगह 0 दे रखा है, तो मैंने x की जगह 0 रख दिया, y की जगह -1/2 दे रखा है, ये 1 ऐसी है। ठीक है, तो ये तो 0 ही बन जाएगा। अब अगर आप इसे देखो तो इस 2 से इस 2 को कट कर दिया, -1 और -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 0 + 1 इजिकल टू 1, 1 इजिकल टू 1 आपका आंसर। तो LHS RHS के बराबर है, दोनों ही साइड बराबर है, इसका मतलब 0 और -1/2 इस समीकरण का हल है। क्लियर? तो जितना अभी तक हमने सीखा, अब उस पे कुछ क्वेश्चन है जो हमें खुद से करने हैं। खुद से मतलब खुद से करने हैं। आप सिर्फ वीडियो से क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, करिएगा आप उन्हें खुद ही। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसको हटा देते हैं, अब ये तो आपने समझ ही लिया है ना। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि ना आपको इसमें जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है ना वो ग्राफ पेपर पे ही करने हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में आपसे कह रहा है PQR इसके निर्देशांक दे रखे हैं, को ग्राफ पर दिखाइए। ये सब आपको ये बताना है, इन सबको मिलाना है। प्राप्त आकृति का प्रकार लिखिए कि वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर हमें यहाँ दे रखा है, इसी पे मैं दिखा देती हूँ, आप लोग ग्राफ पेपर पे ही इसे बनाइएगा। तो देखो P के निर्देशांक है 4 और 0, तो आपको पता है ना पहले वाला x का मान है और दूसरे वाला y का है, तो x है 4 तो y है 0, तो ये तो x अक्ष पे ही आएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया p लिख दिया और यहाँ लिख दिया 4 और 0। ठीक है, q वाला है 4 और 4, तो x भी 4 है y भी 4 है, तो यहाँ कहीं आएगा, q लिख देती हूँ और 4 और 4 लिख देती हूँ। ठीक है, r वाला है 0 और 4, अब की बार x 0 है तो ये y अक्ष पे होगा जो कि यहाँ पर है। ठीक है ना, और इसका नाम क्या है, r है। अब इन सबको मिलाना है, तो चलो इन सबको मिला देते हैं। ये मेरी एक आकृति बन गई। अगर इसे देखें, आपसे पूछ रहा है कि ये जो आकृति बनी है ये किस प्रकार की है। देखा जाए तो ये चतुर्भुज है, चार भुजाएं हैं, लेकिन चतुर्भुज तो कई तरीके के हो सकते हैं, आयत, वर्ग हो सकते हैं ना। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, तो ये कौन सा है, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो 0 से P तक का जो दूरी है वो आपको 4 दे रखी है, ये रही 4 ही तो है, 4 पे आ रहा है। ऐसी अगर आप 0 से R तक की दूरी देखो तो वो भी 4 ही है आपकी, 0 से R तक, 0 R की। और R से Q तक की दूरी देखो तो देखो वो भी 4 है, और Q से P तक की दूरी देखोगे ना तो आपको वो भी 4 ही मिलेगी। तो आप देख रहे हो इसकी तो सारी भुजाएं जो है वो 4 और 4 और 4 ही है। तो जिस भी चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है वो कौन सा चतुर्भुज होता है, वो होता है हमारा वर्ग।
ठीक है, तो बस फिर यही आपका आंसर है। आकृति किस प्रकार की है? वर्ग की। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखते हैं। अब मैंने ये उसी ग्राफ में समझा दिया है, तो ये वाला ग्राफ रहने देते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है पता लगाइए कि -2 और 1 समीकरण दे रखे का हल है या नहीं। ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने उदाहरण में किया है कि हमको एक समीकरण दे रखी है और एक हल दे रखा है, पता लगाना है कि उसी समीकरण का हल है या नहीं है। तो इसका मतलब जो हल दे रखा है ना, वो हमें x और y का मान दे रखा है ना। तो x की जगह पर हम क्या करते हैं, -2 रख देते हैं और y की जगह पर हम क्या करते हैं, 1 रख देते हैं। ये 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 + 3 = -1, -1 = -1। ये तो दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों साइड, है ना। तो इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं कि -2 और 1 समीकरण का हल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है समीकरण -7x + 2y - 15 = 0 के अचर क्या है। आपको इसका अचर बताना है। तो अचर इसमें से क्या है, देखो आपके पास किस रूप में होती है, ax + by = c ना, यहाँ लिख लेते हैं इसको। -7x + 2y - 15 = 0, और आपके पास इस रूप में रैखिक समीकरण होती है। तो देखो इस बार यहाँ पर 0 है इजिकल टू के बाद, तो आप इसको भी ऐसे ही लिख दो ना। ठीक है, तो c का मान ही तो बताना है। c तो था ना अचर हमारे पास, तो अचर हमारे पास यहाँ पर क्या है, अचर है हमारे पास यहाँ पर 15। -15 नहीं है, क्योंकि जब ये 15 उधर जाएगा तो प्लस का ही तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। ये तो हम अभी ऊपर करके आए हैं कि एक रैखिक समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी हमने किया था ना कि कुछ x के मान आप ले लो, कुछ x के मान मैं ले लेती हूँ। तो जब आप x के मान रखोगे तो कुछ y के मान आपके निकलेंगे, ऐसे कुछ y के मान मेरे निकलेंगे, तो बहुत सारे हो जाएंगे और सब अलग अलग सोचते हैं, है ना। तो एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, और देखा जाए ना तो इसका आंसर आपकी वर्कशीट में ही है। देखो ये रहा, ये रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 रह गया। समीकरण, आपको फिर एक समीकरण दे रखी है कि 3 हल निकालिए, उन्हें ग्राफ पर दर्शाइए और इनके मिलान की सीधी रेखा प्राप्त कीजिए। अब देखो आपको एक समीकरण दे रखी है, तो पहले आपको उसके 3 हल खुद निकालने हैं और फिर उन तीनों हल को ग्राफ पे दिखाना है और फिर एक रेखा खींच के दिखानी है कि वो सीधी रेखा में है या नहीं है। ठीक है, तो हल पहले हमें खुद निकालने हैं, तो चलो यहाँ पर निकालते हैं। तो 2x + 4y = 10 है। तो कोई से भी 3 मान रख लेते हैं, आप कोई से भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मान मैंने रखे हैं ना आप वही वाले मान रखो। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको हल करके दिखाती रहूंगी। तो पहला केस हम यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ भी ले लो यहाँ पर। मैं एक बार ले लेती हूँ कि यहाँ पर y का मान जो है ना वो 2 है। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे तो y का मान 2 रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 = 10। जब ये 8 प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, 10 में से माइनस करेंगे तो 2 आएगा, x का मान आ जाएगा 2/2, कट होके 1 आ गया। चलो एक तो मुझे मिल गया यहाँ पर कि y का मान 2 था तो x का मान 1 आ गया। ठीक है, अब दूसरा हल निकालते हैं। अब की बार मैं क्या करती हूँ, y की जगह पर 0 रख देती हूँ। ठीक है ना, तो क्या था आपके पास 2x + 4y ना। अब की बार आप क्या करो, y की जगह पर 0 रख दो। तो ये तो फिर 2x = 10 और x का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y का मान 0 है तो x का मान 5 आ गया। ठीक है, अभी एक और कर लेते हैं, 3 निकालने हैं ना। तो 2x + 4y जो है = 10 है। तो ऐसा करते हैं, इस बार y को 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो 2x + 4y की जगह 1 आ जाएगा। तो 2x, अब ये 4 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x = 6। यहाँ से आपके पास x का मान कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। तो इसका मतलब जब y का मान 1 था तो x का मान कितना है, 3।
अब इसको आपको ग्राफ पे दिखाना है, तो ग्राफ देखो मैंने यहाँ नीचे बना रखा है, ये लगा रखा है, इसी पे बना देते हैं। अब मैं आपको बता भी देती हूँ कि ग्राफ पे कैसे बनाना है, ठीक है। तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाएंगे। तो मैं थोड़ा इधर से बना रही हूँ, आप प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाइएगा, ठीक है ना। माइनस वाली इसमें संख्या एक भी नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा इधर से इसको बना दिया है। ग्राफ पेपर पे ही बनाना है आपको, ये कॉपी पे नहीं बनाओगे, ठीक है। ये एक्स एक्स वाला अक्ष हो गया आपके पास, ठीक है ना। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, और थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये आपके पास वाई अक्ष है। वाई डैश ले लो, यहाँ एक्स डैश ले लो, ठीक है। ये मूल बिंदु ये रही। चलिए अब दिखाते हैं बिंदु आपके पास कौन कौन से हल थे, 1 और 2। एक्स 1 है तो वाई कितना है 2, पहले यहाँ पर नंबर लिख लें हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही लिख लेते हैं, और चाहिएंगे तो लिख लेंगे 1 2 3 4 तक यहाँ लिख लेते हैं, और माइनस के तो है ही नहीं तो 2 ही लिख के छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो आपके पास एक था 1 2, एक है 5 0। 1 2 मतलब x 1 है तो y 2 है, यहाँ पर होगा। 5 0 का मतलब क्या है, 0, y 0 है तो ये x अक्ष पे होगा, ये रहा, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक और देखें तो 3 और 1 है, तो x 3 और y 1 है, ये रहा। अब जब आप इसे स्केल से देखोगे ना तो आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही होगी, और जरूरी नहीं है इन्हीं हल में स्ट्रेट लाइन आए, सीधी लाइन आए, नहीं। आप जो अपनी तरफ से कोई भी लोगे ना, मान लेके देखना, उसमें भी आपकी ये ऐसी सीधी लाइन ही बनेगी। और यहाँ पर आप अपनी समीकरण लिख देना, 2x + 4y = 10। पेंसिल और स्केल से बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल अच्छे से ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ ये वर्कशीट तो हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया है जो मुझे आपको देना है, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। देखो मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिख दिया है, 2x + 3y = -1। अब आप मुझको ये बताना कि इसके क्या ये हल है। अगर है तो यस में देना आंसर, नहीं है तो नो में देना। कुछ नहीं करना, एक्स की जगह एक्स का मान, वाई की जगह वाई का मान रखना है, और क्या करना है आपको चेक करना है, अगर दोनों साइड बराबर आई तो हल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो वर्कशीट हमारी यहाँ पर ये वाली कंप्लीट हो गई है। वर्कशीट नंबर कौन सी थी हमारे पास, 3। ग्राफ पेपर पे ही आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना। अब वर्कशीट नंबर 4 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।